नमल कैंडी की सरसब्ज पहाड़ियाँ धुंध में लिपटी थीं। कॉफ़ी शॉप की सीढ़ियाँ उतरता सादी यूसुफ नीचे आ रहा था। सफरी बैग कंधे पे था और सर पे पी कैप थी। सीढ़ियों के दहाने पर कमनी खड़ी फ़ोन पे बात कर रही थी। उसे आते देखा तो चेहरे पे सख्ती आ गई। एक सर्द मेहर नज़र उस पे डालकर आगे बढ़ गई। किचन में बूढ़ा रूपा संकी एप्रन पहने खड़ा काम कर रहा था। उस पे महज एक नज़र डाली, बोला कुछ नहीं। साथी भी मकसद वहाँ खड़ा रहा। मंचू भी एक कोने में बैठा था। उसे देखकर सर झुकाए नाश्ता करने लगा। कॉफ़ी शॉप के मकीन काफ़ी के दानों के जैसे सख्त और कड़वे हो गए थे। मैं जा रहा हूँ, उसने बूढ़े को इतला दी। वो चुपचाप काम करता रहा। तो जाओ, रोका किसने है? वो दुरुस्ती से कहती पीछे से आई और गुस्से भरी नज़रों से उसे घूरा। मगर जाने से पहले इतना बता कर जाना कि उस बंदे का क्या बना। साथी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगा। बोला कुछ नहीं। तुम्हारी वजह से एक गुंडा मेरी शॉप पे आया, मेरे बच्चे के सर पे पिस्तौल रखा, हमें यरगमाल बनाया। फिर तुम उसके साथ बाहर गए। वहाँ से तुमने फूड अथॉरिटी वालों को कॉल किया और मेरी शॉप पे महकमे के लोग आकर सारा खाना उलट कर चले गए। 2 दिन से एक ग्राहक यहाँ दाखिल नहीं हुआ। हमारे खाने में जहरीला मवाद निकला जो तुम नहीं डाला होगा, ताकि तुम बाबा से बदला ले सको। और फिर शाम को तुम आ जाते हो, और वो भी सही सलामत। और वो बंदा अब भी लापता है। बोलते बोलते वो हाँफने लगी थी। तुम मुझसे सच भी तो बोल सकते थे, मगर तुमने नहीं बोला। कम से कम ये बता दो, उस बंदे के साथ तुमने क्या किया? मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसकी लाश पहाड़ी से नीचे फेंक दी। मैं जितनी मकारी और चालबाजी से इस जगह को अपना सेफ हाउस बनाने में कामयाब हुआ था, इस पे उसने पानी फेर दिया। अब मैं जा रहा हूँ और एक जाली पासपोर्ट के ज़रिए इस मुल्क से भाग जाऊँगा। मैं एक तामिल जासूस हूँ और जासूस ऐसे ही होते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। निकल जाओ मेरे घर से, वो चिल्लाई थी। सुर्ख आंखों में बहुत से आंसू लिए। साथी खामोशी से मुड़ा। मंजू ने गर्दन उठाकर उसे देखा। बूढ़ा चुपचाप काम करता रहा। साथी यूसुफ बेतासुर चेहरे के साथ आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो सर झुकाए बाहर स्ट्रीट पे चलता दूर जगह दिखाई दे रहा था। धुंध दोपहर तक काफ़ी हल्की हो गई थी। सूरज ने चेहरा दिखाया था। हॉस्पिटल की लॉबी मुकम्मल तौर पे रोशन थी। चमकते फर्श पे बारीक हील से चलते, सफ़ेद लिबास पे स्याह कोट पहने, वो बाल हाफ बंधे जुमर यूसुफ चली आ रही थी। काउंटर पे रुककर उसने रिसेप्शनिस्ट नौजवान को सलाम किया तो भूरी आंखों में सादगी सी दिखाई देती थी। डॉक्टर कासिम ने कहा था कि जी मैम, आपकी नई दवाइयाँ तैयार हैं, उन्होंने भिजवा दी थी। दराज से पैकेट निकालते हुए कह रहा था। डॉक्टर कासिम अब कैसे हैं? उसी तरह हैं। आप उनको समझाते क्यों नहीं हैं? उन्हें उस शख्स को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। सीसीटीवी में उसकी फुटेज भी थी, मगर डॉक्टर साहब ने वो भी डिलीट करा दी। वो नाखुश और फिक्रमंद लग रहा था। किस शख्स को? उसने अचंभे से नौजवान को देखा। पिछली दफ़ा यहाँ कोई दूसरा लड़का था जिसने उसे डॉक्टर कासिम के एक्सीडेंट की इतला दी थी। वो मरीज़ जिसने उन पर तशद्दुद किया था। आपको किसी ने नहीं बताया? वो इस नौजवान को गुजरे बरसों से देख रही थी। एक दफ़ा उसके पास एक काम लेकर भी आया था जब वो एटीपी थी। तभी कदरे आगे होकर कहने लगा, एक आदमी मरीज़ बनकर आया था एक रोज़। वो निकल गया तो काफ़ी देर बाद जब मैं अंदर गया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अगले मरीज़ को बुलाया नहीं था, तो देखा कि वो ज़मीन पर गिरे पड़े हैं और ज़ख्मी हालत में हैं। कब की बात है ये? वो मुतहय्यर रह गई। ठहरे, मैं आपको बताता हूँ। उसी तारीख की फुटेज हमने मिटाई थी ना। वो उसके दिलचस्पी लेने पे ज़रा जोश सा दराज से कुछ ढूंढने लगा। फिर एक कागज़ निकाला और तारीख पढ़कर सुनाई। ये माह कामिल की रात से अगले दिन की तारीख थी। जुमर के हलक में कुछ अटका और इस तारीख को डॉक्टर साहब मिलने आने वाले मरीज़ ने उनको मारा था। दरअसल वो मरीज़ नहीं था, रजिस्टर में नाम भी नहीं था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात हो गई थी और अंदर चला गया। जब डॉक्टर साहब ने इतराज़ नहीं किया तो मैं समझा कि कैसा कैसा दिखता था शक्ल में? बदिक्कत लहजा मुतवाज़िन रखा। फुटेज तो हमने मिटा दी। शक्ल इतनी अच्छी नहीं याद, मगर लंबा सा था। ग्रे सा स्वेटर पहन रखा था। छोटे कटे बाल थे, बहुत छोटे। और वो याद कर करके एक एक शय बता रहा था। और जुमर बार बार खुश्क लबों पे ज़ुबान फेरती थी। अब वो पहले आदमी थे जिन्होंने डॉक्टर साहब को इस हालत में पाया। आई एम सॉरी, मगर आपके साथ एक पुरानी एलेक्स लेक है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर ये कहानी आपने
किसी और को सुनाई तो सारा इल्ज़ाम आपके सर पे आएगा। फुटेज भी आपने मिटाई, डॉक्टर साहब को इस तरह गिरे भी आपने देखा और मरीज को जाते हुए भी आप नहीं देखा। अदालत समझेगी कि आप अपने जुर्म को कवर करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब भी अगर इस बंदे को कवर कर रहे हैं तो पुलिस के सामने उसका नाम नहीं लेंगे, मगर आपकी गैर हाजिरियों से अक्सर नाला रहते हैं। अगर आपका नाम ले लिया तो मेरी माने तो इस किस्से में ना पड़े। एक ही सांस में उसे मुफ्त मशवरे से नवाजते। वो उसके हका बका चेहरे को नज़रअंदाज करती बाहर की तरफ बढ़ गई। फिर वो किन कदमों से वहाँ से निकले उसको मालूम नहीं था। उसके हाथ कँपा रहे थे और रंगत जर्द पड़ रही थी। कार में बैठकर काफ़ी देर उसने खुद को गहरे गहरे सांस लेकर रिलैक्स किया। उसने मेरे डॉक्टर को मारा पीटा और उसके बाद डॉक्टर ने अचानक से किडनी ट्रांसप्लांट की बात ख़त्म कर दी। वो अब मुझे उम्मीद दिलाने लगे हैं कि नई दवा से मैं ठीक हो जाऊंगी। कुछ गलत है इस सब में। वो नफ़ी में सर हिलाती खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। सब बिलों से ढके मोर जाल में दोपहर के वक्त सन्नाटा छाया था। डाइनिंग हॉल में बैठी उंगलियों में वो की चेन उलट पुलट कर देख रही थी। उसने अलीशा को कांटेक्ट नहीं किया था, ना वो उससे बात करना चाहती थी, मगर वो सोचने लगी ये की चेन अलीशा क्यों मांग रही है वापस। इसमें क्या बात है ऐसी ऑन्स एवर आफ्टर? क्या ये किसी किस्म का कोड है? कुछ तो है। शहर के दूसरे हिस्से में वाक़या एक रेस्टोरेंट के अंदर दोपहर की रोशनी भरी थी। फारिस काजी कोने वाली मेज़ पे बैठा, टांग पे टांग जमाए, बाजू सीने पे लपेटे, मुंतज़िर नज़र आ रहा था। बार बार कलाई की घड़ी देखता, फिर सुनहरी आंखें दरवाजे पे मरकूज कर देता। उसका चेहरा सपाट था, वो जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा था, और इस इंतज़ार की घड़ी में यूं ही ज़हन की रूह भटकने लगी। उसकी आंखों में झांको तो उसमें यादों के वो राग खुलते नज़र आ रहे थे। तुम ठीक हो? वो ऑफिस में बैठा था और सर झुकाए फाइल में लगे कागज़ बारी बारी निकाल रहा था, जब सामने कोई कुर्सी खींचे हुए बैठा। फारिस ने चौंक कर सर उठाया। वो वारिस था और अब मुस्कुराकर उससे खैरियत पूछ रहा था। हाँ, मुझे क्या होना है? बेनियाजी से कंधे झटकते फारिस ने फाइल बंद करके परे डाली। थोड़ी मज़ीद छुट्टी ले लेते, शादी एक ही दफ़ा होती है, कुछ दिन और लगा लेते ना नॉर्दर्न एरियाज़ में। नहीं, बहुत छुट्टी हो गई पहले ही, अब काम पे वापस आना ही था। वो बहुत ताज़ा दम नहीं लग रहा था। चाय आने के बाद वारिस ने उसे गौर देखते हुए कह दिया, तुम खुश हो सरताशा के साथ? हाँ। वो बाजुओं का तकिया बनाकर सर के पीछे रखे ऊपर छत को देखते हुए वो सोच कर कहने लगा, अच्छी है, शिकायतें ज़्यादा करती है, ज़रा बचकाना भी है, मगर इतनी चालाक नहीं है। उसको मुवाज़ने और मुकाबले के पैमाने से हटा दो फारिस। फारिस एकदम सीधा होकर बैठा। मैं उसका मुवाज़ना किसी से नहीं करता। फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, अगर तुम और नुसरत आपा बार बार मुझे वो बातें ना याद दिलाओ तो मुझे वो याद भी नहीं आती। ओके, आई एम सॉरी, वारिस ने अतानत से कहते कप मेज़ पे रखा। मुझे लगता था कि तुम गिल्टी हो के। मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं चाहता हूँ कि ज़रताशा से इतनी मोहब्बत करूँ जितना उसका हक है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। ये मैं नहीं कर पा रहा अभी। फारिस, मियाँ बीवी को एक दूसरे से लाजमी मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं होती। उनके दरमियान मवद्दत और मरहमत होनी चाहिए। मवद्दत कहते हैं उल्फत को, अटैच होने को, दोस्ती हो जाने को, और मरहमत होती है एक दूसरे से हमदर्दी, कंपैशन, ख्याल रखना, एहसास करना दूसरे का। मोहब्बत ज़रूरी नहीं होती। और जानते हो, बीवी अपने शोर की आईनादार होती है। तुम उसको कहो वो खूबसूरत है, वो हर रोज़ निखरती जाएगी। उसे कहो वो खिदमतगज़ार है, वो मज़ीद खिदमत करेगी। उसको सराहोगे तो उसका एतमाद बढ़ेगा। लेकिन अगर हर वक्त उसके अंदर नुक्स निकालोगे तो वो खोखला कर दोगे उसे। वो टेढ़ी पसली से निकली है, उसको सीधा करने की कोशिश में तुम उसे तोड़ दोगे। इसलिए उसके साथ दोस्ती और रहम का रिश्ता रखो। मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ खुश रहो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे। कोई भाई नहीं चाहता कि उसकी भाई की बीवी तकलीफ़ में रहे। अल्फाज फारिस के लबों से निकल कर हवा में ठहर गए थे। कहते हैं तमाम अल्फाज फ़िज़ा में मुअल्लक़ हो जाते हैं, अज़ल से अबद तक के लिए ठहर जाते हैं। इसीलिए हम जब चाहें उन्हें याद कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। और अल्फाज की इन बाज़गश्त से तब निकला जब सामने वाली कुर्सी खींची गई। फारिस ने टांग से टांग हटाई और फ़ौरन खड़ा हो गया। सारा एहतरामन सर को खम दिया। सारा लामत से मुस्कुराती सामने बैठी। खैरियत थी ना फारिस?
तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलवाया। कोई भाई नहीं चाहता कि उसके भाई की बीवी तकलीफ में रहे, वो कहते हुए वापस बैठा। सारा ने अपनी सब आंखें छोटी करके गौर से उसे देखा। वो बाल जूड़े में बांधे, हाथ में फोल्डर और पर्स उठाए हुए थी। ऑफिस से लंच ब्रेक में आई थी। वो पहले उससे बच्चियों का हाल पूछने लगा, फिर ज़रा देर बाद बोला, वो 2 ऑप्शन हैं आपके पास। उसकी आंखों में देखकर कहा, या तो आप इंग्लैंड चली जाए, कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाए, मैं हर चीज़ अरेंज करवा दूंगा, या फिर अगर गवाही देना चाहें तो मैं आपकी हिफाजत करूंगा। गवाही? सारा के हल्क में कुछ अटका, रंगत सफ़ेद पड़ी। तुम क्या कह रहे हो? साथी मिल गया है सारा, और जब वो वापस आएगा तो वो अदालत में जाएगा। आप साथी के साथ थे उस रात, मैं जानता हूँ। अदालत आपको बुलाएगी, वापस बैठ जाएं। आखिरी अल्फाज सख्ती से कहकर वो जो उठने लगी थी, बेबसी और गुस्से से उसे देखती वापस बैठी। तो आप गवाही दें या नहीं, फैसला आपने करना है, लेकिन मैं हर हाल में आपका साथ दूंगा। जुमर और साथी चाहेंगे कि आप अदालत में पेश हों, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर आप नहीं पेश होना चाहती तो उसके इल्म में लाए बगैर मैं आपको यहाँ से भिजवा दूंगा किसी महफूज मुकाम की तरफ। फैसला आपका है, संजीदगी से कहकर वापिस टेक लगा कर बैठा। सारा की आंखों में आंसू थे। वो बेबसी से उसे देखे गई, बोली कुछ नहीं। कितने ही पल खामोशी से बीत गए, फिर वो ज़रा नरमी से बोला, अभी किसी को आपका पता नहीं है, इसलिए अभी तक फैसला आपके हाथ में है। कर्नल खावर को पता है। उसके लब फड़फड़ाए। फारिस का इत्मीनान गायब हुआ, एकदम सीधा होकर बैठा। क्या? वो कब मिला आपको? शादी के उस हादसे के 3 दिन बाद। मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी जब वो नज़रें झुकाए टूटे फूटे अल्फाज में बताने लगी। रात के उस पहर कमरा तारीक था, सिवाय मध्यम नाइट बल्ब की ज़मुर्द रोशनी के, जो मंजर को देखने के काबिल बना रही थी। बेड पे सारा लिहाफताने सो रही थी। उसके चेहरे पे सूखे आंसुओं के निशान वाज़ेह नजर आते थे। दाएं बाएं अमल और नूर बेखबर सो रही थी। तभी कोई खटका सा हुआ। सारा की आंखें एकदम खुली। वो चौंक कर उठ बैठी। लाउंज से किसी शय की आहट सुनाई दे रही थी। वो तेज़ी से बिस्तर से निकली, पैरों में स्लीपर्स डाले और बाहर आई। अम्मी? मोहताज अंदाज में पुकारते हुए वो लाउंज में दाखिल हुई तो देखा सामने टीवी मध्यम आवाज़ में चल रहा है। सारा के माथे पे बल पड़े, आंखों में अचंभा उभरा, मगर इससे पहले कि वो रिमोट उठाती, किसी ने गर्दन से दबोचकर उसे दीवार से लगाया और मुंह पे सख्ती से हाथ जमा दिया। सारा चीखें उसके हल्क में दब गईं। टीवी की रोशनी के बायस वो खौफजदा आंखों से इतना तो देख सकती थी कि पिस्तौल की नाल उसकी गर्दन पे रखने वाला कर्नल खाबर है। आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा, वो दबी आवाज़ में घुराया। सारा ने बेबसी से इस बात में सर हिलाया, दोनों हाथ दीवार पे जमाए। वो कांपने लगी थी। तुम शादी के साथ थी, तुमने सब देखा है। मैंने हाशिम को नहीं बताया क्योंकि वो कहेगा कि तुम्हें मार दूँ, लेकिन अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी बच्चियों को गायब करवा दूंगा। सुन रही हो या नहीं? सारा जल्दी जल्दी इस बात में सर हिलाने लगी। आंसू आंखों से उबल उबल कर चेहरे पे लुढ़क रहे थे। वो 10 मिनट खड़ा रहा, मुझे डराता रहा, धमकाता रहा, और मैं डर गई। उसकी आमद के बारे में मैंने अम्मी तक को नहीं बताया। मुझे तो बता देती सारा, मैं तो था ना आपके पास। वो अफसोस से उसे देखकर बोला था। सारा नफ़ी में सर हिलाती पर्स उठाते हुए उठी। मेरे साथ कोई भी नहीं है फारिस, मुझे जो भी फैसला करना है खुद करना है। वो उससे अपनी बेकी नज़रें मिलाए बगैर चली गई और लब नीचे बैठा। फारिस उसे जाते देखता रहा। फूटली एवर आफ्टर के बालाई हाल का दरवाज़ा फारिस ने धकेला तो रोशन से हाल में जुमर सर झुकाए मेज़ पे झुकी कुछ लिखती नजर आई। आहट के बावजूद सर नहीं उठाया। कैसी हैं आप? वो हशाश पशाश से कहता कुर्सी खींच कर बैठा। जुमर ने आंखें उठाई तो उनमें अंदर तक उतरने वाली चुभन थी। उसी जगह बैठकर तुमने कहा था कि अब मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। उसके अल्फाज इतना सदमा लिए हुए थे कि फारिस की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो चौंक कर टांग से टांग हटाता सीधा हुआ। क्या हुआ? जुमर कलम परे रखकर पीछे को हुई। कितने माह से मैं कह रही थी कि तुम्हें कितना गलत समझती रही, मगर तुम फारिस, तुम कभी नहीं बदलोगे। अब क्या किया है मैंने? उसकी तेवरी चढ़ी। तुमने कुछ नहीं किया, तुम सिर्फ किसी से मिलने गए थे और वहाँ जाकर तुमने मार मार कर उसका हशर बुरा कर डाला। याद है किसकी बात कर रही हूँ मैं, या याद कराऊँ? वो गुस्से भरी बेबसी से बोली तो फारिस ने गहरी सांस ली और हाथ उठाकर उसे देखा। ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन जुमर बीबी, मारपीट के बाद भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक
मार ऐसी होती है जिसमें दर्द होता है मगर ज़ख्म नहीं बनता, और ऐसे ही मारा था मैंने उसे, वरना मार मार कर अपाहिज कैसे किया जाता है या जान कैसे ली जाती है मालूम है मुझे। वो सर्द मैरी से खफा खफा सा कह रहा था। वो हाथ लगा देने से कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, जो मुँह पे उसे मारा उसके लिए माजरत कर ली थी मैंने। अब क्या पाँव पड़ता। और शादी को देखो, 2 दिन सब्र नहीं हुआ, प्यारी पप्पू को कॉल करके सब बता दिया। और कौन सी शिकायतें लगाई हैं मेरी। वो बरहम था और खफा भी, इसलिए तो उसे नहीं दिया था जुमर का प्राइवेट नंबर कि उसकी शिकायतें लगाता फिरे। जुमर यकटिक उसे देखेगी। उसे चंद लम्हे लगे ये समझने में कि वो दोनों दो मुख्तलिफ लोगों की बात कर रहे थे, और जब उसने फारिस के अल्फाज को असरिनो सोचा तो तुमने शादी को मारा। वो भूखी शेरनी की तरह वो राती उठ खड़ी हुई थी। तो और क्या प्यार करता जितना ख्वार उसने मुझे किया। उसके बाद 2 हाथ ना जड़ता तो वो अब भी वापस ना आता। तुमने सादिक को मारा। बेयकीन थी। कौन डॉक्टर या क्या डॉक्टर, उसे सब भूल गया था। मेरा ख्याल है आप शोक मनाती रहें जब तक मैं कुछ काम कर लूँ। तलखी से कहता वो उठ खड़ा हुआ। जुमर अभी तक शल खड़ी थी। वो गुस्से में भी थी मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो बाहर निकल गया था और दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद कर गया। वो बेदम सी वापस कुर्सी पे गिरी। सादी, डॉक्टर कासिम, फारिस गाजी के बारे में उसे सच ना ही पता चला करे तो ज़्यादा बेहतर था। उसका दिमाग सख्त उलझ गया था।